नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं भारत का इतिहास और भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो दोस्तों, इस चैप्टर में और इस कड़ी में जो हमारी पहली क्लास रहने वाली है वो सिंधु घाटी सभ्यता से होगी। हम सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो कौन सी जरूरी बातें हैं जो किसी भी परीक्षा में आपसे पूछी जा सकती है। बहुत ही अच्छे से हम सारी चीज़ों को अध्ययन करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि ये क्लासेज आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाली है दोस्तों। तो इस क्लास का पूरा लाभ उठाने के लिए आप अपना पूरा का पूरा जो ध्यान है वो स्क्रीन पे रखिएगा दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि सिंधु सभ्यता से अगर कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इस स्क्रीन से बाहर जाने वाला नहीं है। इसके नोट्स आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं दोस्तों। तो चलिएगा, क्लास को शुरू करने से पहले हम देख लें कि यहाँ पर हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय, हम उसके नामकरण की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है कहाँ कहाँ था उसके विषय में चर्चा करेंगे, कालक्रम को देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे जो इस सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है नगर नियोजन, यानी जो उस समय की नगरीय प्रणाली थी वो आज के टक्कर की है दोस्तों। तो उसे भी हम बड़े अच्छे से देखेंगे। उस समय के सामाजिक जीवन का अध्ययन करने वाले हैं, धार्मिक जीवन का अध्ययन करने वाले हैं, आर्थिक जीवन का अध्ययन करेंगे। उस समय कौन सी लिपि थी उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। उस समय जो हमें अवशेष मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, मोहरें मिलती हैं, उनके विषय में बात करेंगे। और हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ और साथ ही साथ हम जानेंगे सिंधु सभ्यता की देन क्या है, यानी कौन सी चीजें हमें वहां से मिलती है। उसके बाद में दूसरी कड़ी के रूप में हम प्रमुख नगरों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए हम इसे 2 वीडियो में पूरा करेंगे। आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम यहाँ से लेकर के ये सारी चीजें अध्ययन कर लेंगे। और जब ये अध्ययन कर लेंगे तो इन सभी चीजों को हम इन प्रमुख नगरों के रूप में देखेंगे, कौन से नगर में हमें क्या क्या मिला है, जिनके आधार पर हमने ये निष्कर्ष निकाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी चर्चा अपने कर लेते हैं इतिहास के विषय में। हमें जो जानकारी होनी चाहिए सामान्य से कि इतिहास जो है उसे हम सामान्यतः 3 भागों में बांट करके अध्ययन किया करते हैं दोस्तों। एक तो होता है प्राक इतिहास, एक है आद्य और एक होता है ऐतिहासिक काल। इन 3 भागों में बांट करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा हम व्यू ले लेते हैं ताकि आगे चीज़ों को समझने में हमें दिक्कत नहीं आई। तो प्राक इतिहास काल हम उस काल को कहते हैं जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है, कुछ अभिलेख, शिलालेख, इस तरह की कुछ चीज़ें हमें नहीं मिलती है, या मैं यूँ कहूँ कि ये सारी की सारी क्या है, कल्पनाएं हैं जिनका कोई भी प्रमाण हमारे पास में उपस्थित नहीं है। दूसरे भाग में आई आद्य ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं। प्रमाण रूप में हमें कुछ सामग्री प्राप्त होती है जिसमें हमें शिलालेख मिलते हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं गया है, यानी जानकारी तो है, प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ऐसे जो स्थान है, ऐसे जो काल है की बात अपने आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में करते हैं। उसके बाद में ऐतिहासिक काल आता है जिसे अपने बांटते हैं प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल के अंदर। इस प्रकार से हम इसको बांटते हैं 3 कालों के अंदर। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, क्योंकि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता है जिसका अपने अध्ययन करने वाले हैं उसका संबंध इसी के अंतर्गत है। हम किसकी बात करें दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें मोहरें मिली है, लिपि लिखी हुई हमें मिलती तो है लेकिन अभी तक उसको पढ़ने में हमें किसी प्रकार की जो सफलता है वो नहीं मिली है। यानी सिंधु सभ्यता ऐसी सभ्यता है जिसमें हमें प्रमाण तो मिलते हैं लेकिन इन प्रमाणों को अभी तक समझा नहीं गया है, और जिन्हें समझा नहीं जाता हम उन्हें आद्य ऐतिहासिक काल में लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अगर आप बात करें सिंधु सभ्यता कौन से काल में आएगी तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर हम इसको लेकर के चलते हैं, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछा जाता है,
बहुत बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में क्या है। एक तो वो भाव चित्रात्मक लिपि है और दूसरा उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं दोस्तों। थोड़ी सी और जानकारी अपने ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर हम सिंधु सभ्यता की स्थिति की बात करें तो ये रह जाती है पश्चिमोत्तर भारत में। पश्चिमोत्तर भारत में ये केवल भारत में ही नहीं मिली है, पाकिस्तान में भी है, अफगानिस्तान में भी हमें इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, पश्चिमोत्तर भारत, यहाँ से जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार जो है वो लगभग कैसा है, त्रिभुजाकार है अभी तक ज्ञात स्थलों के आधार पर। लेकिन अभी नए नए स्थान मिलते रहते हैं तो उसके आधार पर हम इसे आयताकार भी कह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप प्राथमिकता किसको देंगे, त्रिभुजाकार को ही देंगे, क्योंकि आपकी पुस्तकों में यही लिखा हुआ है, यही प्रमाणिक भी है। तो आकार की दृष्टि से कैसा है, आकार इसका त्रिभुजाकार है। और क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर प्रमाणिक रूप से हम कह सकते हैं। बाकी देखिएगा दोस्तों, थोड़ा बहुत डाटा ऊपर नीचे हो तो उसकी चिंता मत कीजिएगा, मैं वो बातें बता रहा हूँ जो आपकी विशेषता एनसीईआरटी से रिलेटेड है। इसके बाद में जो दूसरा आंकड़ा आता है वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर का भी आता है। जैसा ऑप्शन में आए आप उसी हिसाब से आपको क्लिक करना है दोस्तों। तो अभी तक जो ज्ञात स्थान है उन ज्ञात स्थानों के आधार पर हम इसका ये जो क्षेत्रफल है वो मान करके चलते हैं दोस्तों। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। भारत के अलावा अगर ये कहाँ मिलता है, एक पाकिस्तान में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन इसके अवशेष जो हैं वो अफगानिस्तान में भी मिलते हैं। अफगानिस्तान में अगर हम बात करें तो 2 स्थल ही इसके हमें मिले हैं, एक तो है मुंडेगाक और दूसरा है शोरतगोई। ये जो 2 स्थान हैं, ये दोनों स्थान हमें कहाँ मिलते हैं, दोनों स्थान अफगानिस्तान में मिलते हैं। तो थोड़ा सा इसको अपने और एक्सप्लेन करते हैं, फिर स्लाइड्स के द्वारा भी हम इसको समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ये हमारी त्रिभुजाकार जो सभ्यता रह जाती है, इसमें सबसे जो ऊपरी छोर है, सबसे ऊपरी छोर की अगर हम बात करें, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मैं बात करूँ तो इसका बिल्कुल उत्तरी जो भाग है वो है मांडा, जम्मू कश्मीर वाला है, मांडा है। और नदी कौन सी है दोस्तों, नदी है चिनाब नदी के ये किनारे हैं, अखनूर जो जिला है वहाँ पर ये रह जाता है मांडा। मांडा जो है इसका उत्तरी स्थान है। और अगर हम दक्षिणी स्थान की बात करें, बिल्कुल दक्षिण में अगर हम आते हैं तो दक्षिणी इसका भाग है देमाबाद। कौन सा है दोस्तों, देमाबाद है, जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है दोस्तों, महाराष्ट्र में है, गोदावरी की सहायक नदी के ये किनारे हैं। और अगर हम बात करें पूर्व की, किसकी बात करें, पूर्व की बात करें दोस्तों, तो पूर्व में जो है हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। कौन सा रह गया दोस्तों, आलमगीरपुर जो है ये वहां पर रह जाता है। आलमगीरपुर कहाँ है, यूपी में है दोस्तों। और अगर इसके पश्चिमी भाग की बात करें तो सुत कागेडोर, सुत कागेडोर ये जो स्थान है बलूचिस्तान का स्थान है, ये रह गया। ये जो स्थान है ये रह जाता है कौन सी नदी के किनारे, दाश्क नदी के किनारे। तो इस प्रकार से ये जो है त्रिभुजाकार जो हमारी सिंधु सभ्यता है वो फैली हुई है, जिसे हम यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता की जलीय सीमा कितनी है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। जलीय सीमा की बात करें तो 1300 किलोमीटर है, यानी जल का जो क्षेत्र इससे कितना लगता था, 1300 किलोमीटर इसका स्थान लगता था दोस्तों। और यहाँ एक और प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है, अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा जाने वाला स्थल कौन सा है, तो वो स्थल हुआ करता था हड़प्पा। हड़प्पा जो स्थल है वो सबसे पहले खोजा गया था दोस्तों। तो सबसे पहले कौन सा स्थल खोजा गया था, वो स्थल जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। अब एक चीज हम और यहाँ समझ लेते हैं, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके समकालीन जो सभ्यता है वो कौन कौन सी हुआ करती थी। यानी विश्व में कोई ये एक सभ्यता तो उस समय थी ही नहीं, अन्य स्थानों पर कुछ और सभ्यताएं भी पनप रही थी। और ये समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी, तो यहाँ पर 3 सभ्यताओं को हम विशेषतः देखते हैं उस समय। एक तो है मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जिसे अपने सुमेरियन कहते हैं। अब यहाँ के अवशेष भी तो भारत से मिलते हैं ना, तो क्योंकि यहाँ से संपर्क थे इनके ना।
दूसरी है मिस्र की सभ्यता। दूसरी कौन सी रहेगी? मिस्र की सभ्यता रहेगी, या जिसे अपने नील नदी घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। नील नदी घाटी की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और एक रह जाती है हमारी चीनी सभ्यता। अब यहाँ पर देखिएगा, हिमालय होने के कारण चीनी सभ्यता से हमारा कोई लिंक नहीं था, लेकिन यहाँ से हमारे संपर्क देखने को मिलते हैं। तो उस समकालीन जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, सिंधुकालीन सभ्यता है, तो उसके समकालीन जो हमारी रह गई, एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, एक मिस्र की सभ्यता थी, और एक हमारी आती है चीनी सभ्यता। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से ये जो हमारी सिंधु सभ्यता है उसका विकास हुआ और क्या क्या इसकी मुख्य बातें थी। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये समझ लें कि भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ होता है, जब भी हम भारतीय इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं दोस्तों? आज भी देखिएगा हमने क्या शुरू किया है, हमने सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू किया है। तो भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ है वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही होता है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता का एक और नाम आता है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यानी सिंधु सभ्यता कहें, सिंधु घाटी सभ्यता कहें, या फिर हड़प्पा सभ्यता कहें, बात दोनों एक ही है। क्यों है? क्योंकि जो प्रारंभ में जो स्थल खोजे गए थे दोस्तों, वो सारे के सारे सिंधु नदी के क्षेत्र में थे, इसलिए हमने इसे सिंधु घाटी सभ्यता कह दिया, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। लेकिन धीरे 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 और ऐसे स्थल हमें प्राप्त होते गए जो सिंधु नदी के किनारे नहीं थे। तब हमने क्या किया? तब हमने इसको नाम दिया हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इसमें जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था वो कौन सा था दोस्तों? हड़प्पा जो स्थल है इसे सबसे पहले खोजा गया, इसी नाम पर, इसी आधार पर हमने ये कह दिया है। और हड़प्पा की खोज अगर आपसे पूछा जाए तो भारतीय रूप में हम कहेंगे 1920-21 में माधव स्वरूप वत्स थे और दयाराम साहनी थे, उनके द्वारा की गई थी। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? मोंटगोमरी जो जिला है पाकिस्तान का, वहां पर है दोस्तों, रावी नदी के बाएं किनारे पर। ये कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के बाएं किनारे पर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ जो अभी हमने चर्चा की कि सिंधु सभ्यता जो है वो मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन की चारों सभ्यताओं में सबसे बड़ी, प्राचीन और उन्नत सभ्यता थी दोस्तों। आप इसको इस तरह से नहीं समझिएगा कि वो प्राचीन लोग थे तो जंगलों में रहा करते थे, उन्हें कुछ भी पता नहीं था दोस्तों। बिल्कुल आज की तरह ही वहां पर सड़कें जो थी, जैसे आपने सोसाइटी वाली कॉलोनियां देखी होगी, है ना, जहां पर ग्रिड प्रणाली की सड़कें होती हैं, वहां उसी प्रकार की जल निकासी सड़कें थी, 2 मंजिला इमारतें भी हुआ करती थी, हैंडपंप, कुआं, स्नानघर, सब कुछ हुआ करता था दोस्तों। एक अच्छे नगर की कल्पना करके देखिएगा, ये एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों, कोई ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। ये 4 सभ्यताएं समकालीन हैं जिसकी अभी हमने चर्चा भी की थी। एक तो थी मिस्र, एक थी मेसोपोटामिया, एक भारत और एक चीन है। ये चारों समकालीन थी। अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से सबसे उन्नत, सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो वो कौन सी रहेगी? वो हड़प्पा सभ्यता कहें, चाहे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहें, कुछ भी कहें, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करते हैं। इसमें चर्चा करने से पहले हम थोड़ा सा जो मानचित्र है वहां पर नजर डाल लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अभी हमने ये चर्चा की थी मांडा, सबसे उत्तरी जो स्थान हमारा है वो कौन सा रह गया? मांडा, जिला अखनूर जो है चिनाब नदी के किनारे ये रह गया। उत्तर प्रदेश में है। पूर्वी स्थान हमारा आलमगीरपुर, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी, जिला मेरठ में है, हिंडन नदी के किनारे है दोस्तों। और पश्चिमी भाग की बात करें तो सुत कागेडोर है, दास्क नदी के किनारे, बलूचिस्तान में है, यहाँ पर ये रह जाता है। और दक्षिण की बात करें तो दयमाबाद, कौन सा बात दोस्तों? दयमाबाद है, गोदावरी नदी के सहायक नदी है, प्रवरा नदी जो है वो उसके किनारे है दोस्तों। देखिएगा ये जो संपूर्ण क्षेत्र फल जो है वो आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा ऑप्शन में आए उसी हिसाब से देख लीजिएगा दोस्तों। शायद तो अगर इतना कंट्रोवर्शियल होता है तो वो इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछता है। और ये आकार वाला भी देख लीजिएगा, क्या पूछा जा सकता है। आप पुरानी किताबें देखोगे तो आपको त्रिभुजाकार देखने को मिलेगा, लेकिन नई किताबें या नए इतिहासकार जो हैं इसे समचतुर्भुजाकार भी कह देते हैं, क्योंकि अब तो स्थान जो है और नए मिलते चले जा रहे हैं और भी बहुत सारे स्थान हमें मिल गए। तो ये उत्तर से दक्षिण है और ये पूर्व से पश्चिम है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो 1600 किलोमीटर है यहाँ से
लेकर के यहाँ तक जो है वो 1600 है, और ऊपर से नीचे कितनी है ये 1400 किलोमीटर है दोस्तों। ये जो सवाल है ये आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस नक्शे के बाद में मानचित्र को अच्छे से देख लीजिएगा। दूसरा हमारा मानचित्र आता है बड़े नगर, यहाँ पर देख रहे हैं सिंधु सभ्यता के बड़े नगर कौन कौन से थे। तो सबसे पहला जो आता है वो मोहनजोदड़ो है, जो सबसे बड़ा है, ये पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में है। दूसरा आता है हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है, पंजाब में है। तीसरा है गनेरी वाला, कौन सा वाला दोस्तों, गनेरी वाला है, ये भी वहीं पर है। उसके बाद में आता है दोस्तों चौथा धोलावीरा रह गया, धोलावीरा गुजरात में। और फिर आ गया हमारा राखीगढ़ी, राखीगढ़ी आ गया पांचवा हरियाणा के अंदर। तो इस क्रम को भी आप अच्छे से याद रख सकते हैं और इन स्थानों को एक बार समझ लीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको ये मानचित्र यहाँ पर दिखाया है। थोड़ा सा और देख लीजिएगा, जो हमारे प्रमुख स्थल हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये सारे प्रमुख स्थल हैं पंजाब के अंदर, देखिएगा हड़प्पा है और गनेरी वाला है। अफगानिस्तान में कौन कौन से हैं, शोरतगुई है और मुंडिकाक है। वैसे मांडा से ऊपर जाएं तो ये भी नाम आते हैं दोस्तों, लेकिन अपने जो है भारत के कारण हम इसी मांडा को ही स्वीकार करते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद में महाराष्ट्र में है दैमाबाद, जिसकी हमने बात की थी। यूपी में कौन कौन से हैं, आलमगीरपुर, हुलास और बड़ा गांव है। गुजरात में धोलावीरा, लोथल और रंगपुर, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें हमें पढ़ना है। राजस्थान में बहुत सारे स्थल हैं, राजस्थान वाले हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आपको भारत के इतिहास में भी पढ़ना है और राजस्थान के इतिहास में भी पढ़ना है। तो राजस्थान वालों को यहाँ भारत जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा कम रखेंगे, उनका ज़्यादा वेटेज अपने राजस्थान के इतिहास में रखेंगे, वहाँ पर अपने इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। यहाँ बाकियों के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं, लेकिन बालातल है, कालीबंगा है, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट है। बलूचिस्तान में मेहरगढ़ और सुतकागेड और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंध के अंदर देखिएगा मोहनजोदड़ो, कोट दीजी और चहुंदड़ो, ये जो स्थान है ये मुख्य स्थान रह गए जिनके बारे में हमें आगे चल करके पढ़ना है। इस मैप को आपको दे दिया जाएगा या आप एक खाली मैप लेकर के मार्केट में आपको मिल जाएगा ना, बहुत सस्ते आते हैं मैप, उनको भर के देखोगे तो आपको एक प्रकार से इसकी जो लोकेशन है वो याद रह जाएगी। पंजाब में देखिएगा ये यहाँ पर रोपड़, संथाल, चकछियासी और बाड़ा, ये जो स्थल हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के नामकरण की। किसे जो नाम दिया गया है वो सिंधु सभ्यता किस आधार पर दिया गया है, हमने इसे सिंधु सभ्यता ही क्यों कहा। तो आरंभ में देखिएगा जो खुदाई हुई थी सबसे पहले हड़प्पा की, फिर मोहनजोदड़ो है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के हमें प्रमाण मिले, इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया, सिंधु घाटी सभ्यता नाम दे दिया। और हमने सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा, इसलिए कहा क्योंकि ये जो क्षेत्र थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के, ये जो क्षेत्र थे ये सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही थे, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों याद रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता हमने इसे क्यों कहा, क्योंकि आरंभ में जो स्थान मिले थे वो सिंधु नदी के किनारे थे। लेकिन धीरे धीरे देखिएगा जो रोपड़ है, यहाँ पर आगे हम चर्चा करते हैं रोपड़ की। रोपड़ है, लोथल है, कालीबंगा है, बनवाली है, रंगपुर है, ये जो क्षेत्र हैं वो सिंधु की सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर भी हमें देखने को मिले। तो फिर सिंधु सभ्यता कहना उचित नहीं रह गया था दोस्तों, और इसीलिए जो इन सभ्यताओं का प्रमुख केंद्र या सबसे पहले हड़प्पा मिला था, इसी कारण से हमने इसे क्या कहा, हड़प्पा सभ्यता कह दिया। तो इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, इसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं। एक तो हड़प्पा जो था वो इस पूरी संस्कृति का केंद्र है, और दूसरी बात की हड़प्पा की जो खोज है वो सबसे पहले की गई थी, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसे सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो एक वैसे तो लुप्त प्राय नदी है जिसके अवशेष आप गगर नदी के रूप में हनुमानगढ़ क्षेत्र में देख सकते हैं। तो सरस्वती के पालने में पलने के कारण जो अधिकतर स्थान मिले सरस्वती नदी के किनारे मिलते हैं, इसलिए हम इसे सरस्वती कह देते हैं, सरस्वती सभ्यता कह देते हैं, और कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है इसका एक और नाम प्रथम नगरीय क्रांति। हम प्रथम नगरीय क्रांति इसलिए कहते हैं क्योंकि नगर के जो सबसे पहले प्रमाण मिलते हैं, उत्कृष्ट नगर के जो हमें पहले सुनियोजित नगर के जो हमें प्रमाण मिलते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मिलते हैं, जिसमें नालियां हैं, सड़कें हैं, मकानों का जो उनका डिजाइनिंग है, चार दीवारी है, कॉलोनाइजेशन जो है, उसी के कारण हम इसे प्रथम नगरीय क्रांति के नाम से जानते हैं।
फिर हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, और इसे हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ से कांस्य के जो उपकरण हैं वो बहुत ही बड़ी मात्रा में मिले, इसलिए हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग आरंभ किया था, तो वो तांबे का प्रयोग करना इन्होंने आरंभ किया था। देखिए, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि धातु कौन सी उपयोग में लानी शुरू की थी मनुष्य ने, तो वो तांबा था जिसका उपयोग उसने शुरू किया था। कांसा जो है वो धातु नहीं है, वो मिश्रित धातु कहलाती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और फिर इसके बाद में एक चीज और हम देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्र पाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। कौन से काल में? ताम्र पाषाण काल में। अब इसका विस्तार देखिएगा दोस्तों, भारत के अलावा आपको कहाँ कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में मिलेगा, अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं, ये हमने अभी अभी अच्छे से अध्ययन कर लिया है। थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं कि सबसे पहले हम इसका पता कैसे चला, या कोई सी भी जानकारी होती है तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए किसी व्यक्ति का नाम आता है तो वो है चार्ल्स मेसन। 1826 के अंदर सिंधु सभ्यता का इनके द्वारा पता लगाया गया था। किसके द्वारा? चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है इसका पता लगाया गया था। कब लगाया गया था? 1826 के अंदर। और इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है 1842 में इनकी एक पुस्तक के अंतर्गत भी हमें देखने को मिलता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो हुआ 1853 से 56 की बात है, कनिंघम के नेतृत्व में इस टीले का सर्वेक्षण किया गया और कुछ पुरातात्विक वस्तुओं की खोज भी यहाँ पर की गई थी। 1856 में देखिएगा जॉन बर्टन और विलियम बर्टन जो है वो लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे, और उन्हें अचानक से यहाँ पर जो ईंटें मिली थी, अनजाने में ही इन ईंटों का प्रयोग रेलवे लाइन को बिछाने में कर लिया, या हम यूं कहें कि उन्होंने जानबूझकर भी कह सकते हैं, क्योंकि उस समय देखिएगा बड़े गर्व की बात थी हमारे लिए कि हमारे यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग होता था दोस्तों। आज भी पक्का मकान बनाना कुछ गाँव में या कुछ ऐसे स्थल है जहाँ पर बहुत ही अमीरी का जो है सिंबल माना जाता है, क्योंकि अधिकतर मकान आपको कच्चे मिलते थे। अभी तो कम हो गए दोस्तों, लेकिन अभी आपको कच्चे देखने को मिल सकते हैं। तो उस समय पक्की ईंटें मिलती थी, और इतनी पक्की थी कि आज तक वैसी की वैसे ही पड़ी है। तो 1856 के अंदर देखिएगा कराची से लाहौर जो रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसमें कर्मचारी थे विलियम बर्टन और एक था जॉन बर्टन। ये दोनों थे। इनका ध्यान ईंटों के कारण गया और इन्होंने कनिंघम को बताया। किसको बताया था दोस्तों? कनिंघम को बताया, और कनिंघम ने यह कहा कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसी सभ्यता जरूर है दोस्तों। तो इसके बाद में अगर हम कहें हड़प्पा सभ्यता का जो पता लगाया, तो 1920-21 में अपने माधव स्वरूप, वत्स और दयाराम साहनी को मानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1861 की बात करें, 1856 के बाद में 1861 के अंदर जो एक बड़ा परिवर्तन हुआ भारत के अंदर, भारतीय पुरातात्विक विभाग की स्थापना हुई। अब पुरातत्व क्या होता है? तो पुरानी जो सामग्री मिलती है उसे पढ़ना, खोजना, उसका अध्ययन करना जो कार्य है वो पुरातात्विक विभाग के अंतर्गत आया करता है। अब देखिएगा गवर्नर जनरल कैनिंग के समय, किसके समय दोस्तों? ये भी आपको याद रखना है। गवर्नर जनरल कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम था। कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम का भारतीय पुरातात्विक विभाग के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है, ये देखिएगा पुरातात्विक विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में हुई थी, और इसके जो जनक हैं वो हम किसको मानते हैं? अलेक्जेंडर कनिंघम को मानते हैं दोस्तों। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है हमारे लिए। सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने उत्खनन किया और प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया था दोस्तों। और इसका प्रकाशन उन्होंने 1924 में लंदन वीकली पुस्तिका है, लंदन वीकली जो पत्रिका है उसके अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोजों का प्रकाशन किया और उसे नाम दिया था सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता नाम
जॉन मार्शल से ही संबंधित है, जिन्होंने इन खोजों के बारे में लंदन वीकली नामक पत्रिका में लिखा था और सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। बाद में सिंधु नदी के अलावा बहुत सारी अन्य स्थानों की भी खोज हुई जो भारत में भी थे और पाकिस्तान में भी थे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ एक और चीज हमें समझ लेनी है कि जब हम वेदों को देखते हैं तो वेदों के अनुसार सरस्वती नदी के अवशेष थे, इसलिए हम इसे सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आजादी के बाद में भारत में इन नदियों के किनारे भी हमें अनेक स्थानों की खोज देखने को मिलती है, अनेक स्थान हमें देखने को मिलते हैं और इसीलिए हम इसे सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता के रूप में भी जान सकते हैं दोस्तों। अभी हमने पहले भी चर्चा की थी कि व्यापक अर्थ देने के लिए सिंधु सभ्यता के आरंभिक स्थल हड़प्पा के नाम पर ही इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। 1924 में जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की घोषणा की थी, यह भी हमने पढ़ लिया है, लंदन वीकली के अंदर इन्होंने इसको प्रकाशित किया था दोस्तों। सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये अपने अभी चर्चा कर चुके हैं। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में ही राखलदास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की खोज भी की गई थी दोस्तों। इन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो शहरों को भी आगे अपने और पढ़ेंगे, बड़े अच्छे से हम इनका अध्ययन करने वाले हैं, एक एक करके सभी चीजें देखेंगे और मैं इतना आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ इसके बाद में आपको किसी किताब या अन्य चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इतिहासकार पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहा है, ये भी याद रखना। पिगट जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी कौन सी है तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना अधिक उचित समझा जाएगा, ये चर्चा अपने कर चुके हैं। आगे हम बात कर लेते हैं सिंधु सभ्यता के विस्तार के विषय में। वैसे तो हमने इसको अभी देख भी लिया था, थोड़ा और इसको बारे में समझ लेते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता मानी जाती है, ये लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। देखा अभी हमने इसके बारे में 20 लाख वर्ग किलोमीटर का आंकड़ा भी पढ़ा, 15 का भी देखा, 13 का भी पढ़ा, ये अलग अलग आंकड़े आते हैं दोस्तों। तो इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, अब कह देते हैं तो फिर क्या करें। मेरे पास में जो जानकारी थी एनसीईआरटी तो बहुत जगह 20,000 वाला 20 लाख वर्ग किलोमीटर वाला जो आंकड़ा है वो भी हमें देखने को मिलता है और आपको 13 लाख का भी जनरली हर किताब में देखने को मिलेगा। ये कहाँ कहाँ है तो ये भारत है, पाकिस्तान है और अफगानिस्तान के अंदर फैली हुई है, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ये एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है, त्रिभुजाकार है और वर्तमान समय में हम इसे समचतुर्भुजाकार भी कहते हैं दोस्तों। यहाँ नक्शे में आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से मांडा, रोपड़, बनवाली, आलमगीरपुर है ना, ये कोट दीजी, सुतका गेडोर और ये जो सारा एरिया है ये वाला ना, ये आपको ब्लैक डार्क जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारा का सारा क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता है। वैसे तो ये त्रिभुज के रूप में आप इसको ले सकते हैं अगर आप इसको ऐसे बांटेंगे तो, लेकिन अभी और स्थान मिल रहे हैं इसलिए हम इसे समचतुर्भुजाकार भी कह देते हैं। तो ये सबसे हमारा उत्तरी जो सीमा है वो मांडा जम्मू कश्मीर वाली है और पूर्वी जो है वो आलमगीरपुर है, हिंडन नदी के किनारे है, यूपी में है। पश्चिम में देखिए सुतकागेडोर बलूचिस्तान जो हमारी पश्चिमी सीमा है और दक्षिणी के रूप में दैमाबाद महाराष्ट्र है जो प्रवरा नदी के किनारे हमें देखने को मिलता है दोस्तों। सिंधु सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वो उत्तर में मांडा जम्मू से लेकर के दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, पश्चिम में सुतकागेडोर से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक हमें देखने को मिलता है। सिंधु सभ्यता अपने त्रिभुजाकार स्वरूप में थी जिसका क्षेत्रफल हम अभी कितनी बार पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों इसका कालक्रम, और कालक्रम से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं, इसकी उत्पत्ति, कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, सिंधु सभ्यता की उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसके बारे में हमें 3 मत देखने को मिलते हैं। एक तो देखिएगा विदेशी मत अपने कहते हैं, एक तो कौन सा हो गया विदेशी मत है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता से संबंधित है। एक ईरानी बलूचिस्तान की जो सभ्यता है, ईरानी बलूचिस्तान सभ्यता है, यहाँ से ये एक देशी मत है। और एक जो भारत की चौथी सभ्यता है, भारत की
सोंथी सभ्यता जो बीकानेर में है ना, ये देसी मत है। तो विदेशी मत तो क्या कहता है, विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। ये कौन से सिद्धांत पर? विसरणवादी, ये विसरणवादी सिद्धांत पर आधारित है। इसमें गार्डन चाइल्ड है, जॉन मार्शल है, क्रेमर है, डी कोशाम्बी है, एस.डी. सांकलिया है, ये सारे अपने ले सकते हैं। ये कहते हैं 2400 ईसा पूर्व जो हैं ये यहाँ से सुमेरियन लोग ही जो हैं वो भारत में आए थे और इन्होंने यहाँ पर सिंधु सभ्यता की स्थापना की थी। अब इसकी तुलनात्मक अध्ययन भी अपने करते हैं, लेकिन जो हमारी सिंधु सभ्यता है वो उस सभ्यता से कहीं ज़्यादा संपन्न थी। कुछ समानताएं भी है लेकिन ज़्यादा संपन्न थी, तो इस आधार पर ऐसा प्रमाणित तो नहीं माना जाता। ये जो हमारी देसी मत भी है, एक भारत की सोंथी सभ्यता से मानते हैं और एक ईरानी बलूचिस्तान से भी अपने मानते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो था हमारा कालक्रम की बात। तो कालक्रम भी यहाँ हम थोड़ा समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। कौन से काल में दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल किया जाता है। और इस सभ्यता के जो लिखित अवशेष मौजूद हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, यानी इसकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इन फ्यूचर पता नहीं क्या हो, क्या कैसी कंडीशन हो सकता है हम उसे पढ़ भी लें, तो अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया, इसलिए हम इसे आद्य ऐतिहासिक काल के रूप में देखते हैं। इसके बाद में दोस्तों अर्नेस्ट मेके जो है वो इसका समय 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। मार्टिमर व्हीलर जो है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। डीपी अग्रवाल जो है इसका 2350 से 1750 है। ये आपने बहुत बार सुना होगा और यही शायद आपने सबसे ज़्यादा बार सुना होगा और यही ज़्यादातर अपने प्रमाणिक भी मानते हैं ना। तो एक नवीन विश्लेषण के अनुसार 2500 से 1750 तक अपने मानते हैं। एक 2600 से 1900 का भी आपको मिल जाएगा, ये भी नई एनसीईआरटी के आधार पर ले सकते हैं, या ये भी बहुत ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। जैसा भी ऑप्शन में आए, यह सभ्यता वैसे तो 400-500 वर्ष तक ही विद्यमान रहने वाली है ना, कहीं भी आप देख लो तो, लेकिन इसका जो उत्कर्ष काल है वो 2200 से 2000 ईसा पूर्व जो है ये अपनी परिपक्व अवस्था में हमें देखने को मिलती है। नवीन शोध ये बताते हैं कि ये जो सभ्यता है वो कितने साल पुरानी है, वो 8000 साल पुरानी है। सिंधु सभ्यताओं के द्वारा के निर्माताओं का निर्धारण का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो जो प्राप्त मानव कंकाल होते हैं, उन्हीं कंकालों से हम इस चीज़ का पता लगाते हैं कि कोई भी सभ्यता है, जो कार्बन डेटिंग पद्धति है ना, कि हम पता लगाते हैं कि जो ये जो सभ्यता है वो कितनी पुरानी है। दोस्तों यहाँ देखिएगा दोस्तों, ये आपको समझ लेना है कि सबसे ज़्यादा कंकाल आपको कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो। हम इसे मृतकों का टीला भी तो कहते हैं ना। इसको हड़प्पा मोहनजोदड़ो को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम यहाँ वहाँ पर भी इसके अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। सिंधु सभ्यता में 4 प्रकार की प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं: भूमध्य सागरीय, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, अल्पाइन और मंगोलियाड। सबसे ज्यादा कौन सी प्रजाति के लोग मिले हैं? भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग हमें देखने को मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के 3 चरण हैं हमारे। देखिए परिपक्व अवस्था के आधार पर ये अपने कह देते हैं ना, इसको सबसे ज्यादा प्रमाणिक मान लेते हैं। प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता, परिपक्व और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता, इन 3 चरणों के रूप में हम इसे देखते हैं। सिंधु सभ्यता के 3 चरण हैं, जैसा ऑप्शन में आए उसी हिसाब से आपको समझ लेना है। अब यहाँ देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ की नगर योजना। और नगर योजना में सबसे जरूरी चीज ये है कि नगरों के आपको 3 भाग देखने को मिलते हैं। 3 भाग देखने को मिल जाते हैं। एक तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो 2 भागों में है। इस प्रकार से एक दुर्ग हुआ करता था और एक नगर हुआ करता था। ये दुर्ग जो क्षेत्र है वो पश्चिमी पूर्वी के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये ऊंचा हुआ करता था और जो समाज के गणमान्य जो लोग हैं वो इसमें रहा करते थे, शासक लोग हैं। ऐसा देखिएगा कोई प्रमाणिक नहीं है, ये सारी की सारी कल्पनाएं हैं, कहानियां हैं। अंदाजा लगाया गया है कि ये ऊंचा था तो हो सकता है वहां पर रहते हो, यहाँ से जो कपड़े सामान मिला वो थोड़ा अच्छा क्वालिटी का था, तो इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ये लोग ज़्यादा संपन्न रहे होंगे। यहाँ से देखिए बाढ़ वगैरह से इनकी रक्षा हो चुके, को कुछ भी हम कहें, लेकिन ये कोई वैसे प्रमाणिक नहीं है। ये इतिहासकारों की कल्पनाएं हैं जो बताई जा रही हैं कि ऐसा हुआ होगा, क्योंकि इतिहास तो यही कहता है ना, भी ऐसा होगा नहीं, ऐसा हुआ है, श्योर भी नहीं, ऐसा हुआ होगा। ये कल्पनाओं पर आधारित है दोस्तों। तो 2 भाग आपको मिलेंगे। 2 भाग कौन कौन से मिलते हैं? एक पश्चिमी भाग मिलता है और एक आपको पूर्वी भाग मिलता है। और ये जो हड़प्पा है और एक आपका मोहनजोदड़ो, ये 2 नाम आपको विशेषता याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा नगरीकरण के शासक जो साक्ष्य हैं हमें मिलते हैं। इसके बाद में
एक दो स्थान ऐसे भी हैं जहां पर केवल एक ही भाग है, एक ही भाग के अंदर दुर्ग भी है और नगर भी है। तो ये जो स्थान कौन कौन से हैं, एक तो है चहुंदड़ो, चहुंदड़ो और दूसरा है लोथल। यहाँ पर जो है एक ही भाग मिला है दोस्तों। एक ऐसा भी है जहां पर हमें 3 भाग देखने को मिले हैं, नगर के 3 भाग हैं। 3 भाग, एक तो था दुर्ग भाग, एक मध्य भाग है और एक अदुर्गीकृत है, जिसको अदुर्ग के रूप में अपने कहते हैं। ये 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं और ये कहाँ मिला है, हमें धोलावीरा के अंदर देखने को मिला है। तो चहुंदड़ो और लोथल जो है इसमें एक ही भाग हमें देखने को मिलता है और 3 भाग कहाँ मिले हैं, तो धोलावीरा के अंदर हमें 3 भाग देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से ये बात समझ लीजिएगा कि सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये 2 भागों में बंटा हुआ करता था। एक दुर्ग भाग हुआ करता था, एक नगर भाग हुआ करता था। नगर में सामान्य लोग रहा करते थे और दुर्ग के अंदर जो बड़े लोग हैं, शासक वर्ग है, जो वो वहां पर रहा करता था, पुरोहित वर्ग जो है वो वहां पर रहा करता था दोस्तों। साथ ही साथ ये एक अनुमान अपने कह सकते हैं, कोई ऐसा इसका पुख्ता तो चीजें पढ़ी नहीं गई है तब तक अपने कह नहीं सकते। ये एक सामान्य परंपरा थी, नॉर्मली आपको ऐसा मिलेगा। विशिष्टता की बात करें, अपवाद ये है और ये है। तो एक भाग का अपवाद हमें चहुंदड़ो और लोथल में मिलते हैं और 3 भाग का जो अपवाद है हमें धोलावीरा में देखने को मिलता है। उसमें एक मध्य भाग भी हमें देखने को मिला है। अब यहाँ नगर नियोजन की बात करें तो जो चीजें हमें यहाँ जाननी है, नंबर 1 तो कि ये जो सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी दोस्तों, ये एक नगरीय सभ्यता थी। इसको अच्छे से रट लीजिएगा दोस्तों, कौन सी किस प्रकार की सभ्यता थी दोस्तों, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों। दूसरी बात, इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन और जल निकासी प्रणाली जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए सिंधु सभ्यता की विशेषता, तो जल निकासी प्रणाली एक शब्द में आप कह सकते हैं इसकी सबसे बड़ी अच्छी व्यवस्था मानी जाती है। ड्रेनेज सिस्टम जो है इसका, यहाँ पर देखिएगा नलियाँ जो हैं वो उनके बीच में एक चैम्बर भी बना हुआ करता था जहाँ से इनको साफ सफाई किया जा सके दोस्तों। सड़कें जो हैं वो इस तरह से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। इतना अच्छा नगर नियोजन था दोस्तों, जैसे चंडीगढ़ में बना हुआ ना उस तरह का था। प्राय सभी नगर 2 भागों में बंटे हुए हुआ करते थे। प्रथम नगर जो प्रथम भाग है वो ऊंचा होता था, जिसे अपने दुर्ग कहते थे। इसमें शासक वर्ग निवास किया करता था। अभी हमने इसको पढ़ा, यानी जो सारे के सारे नगर हैं वो कितने भागों में बंटे हुआ करते थे, वो 2 भागों में बंटे होते थे। पहला भाग जो है वो ऊंचा होता था, जिसे हम दुर्ग कहते थे, जिसमें शासक वर्ग निवास करता था। और दूसरे भाग में नगर हुआ करता था, जिसमें आवास क्षेत्र के प्रमाण मिलते हैं जो अपेक्षाकृत दुर्ग की अपेक्षा बड़ा था। और ये माना जाता है कि यहाँ पर जो सामान्य नागरिक हैं, व्यापारी हैं, जो शिल्पकार हैं, कारीगर हैं या श्रमिक हैं, वो रहते होंगे ऐसा माना जाता है दोस्तों। कोई सबूत तो नहीं है। फिर दोहरा रहा हूँ, ये सारी एक कहानी है, एक कल्पना है जो इतिहासकारों के द्वारा की गई है दोस्तों। सड़कों के किनारे नालियां हुआ करती थी और नालियां ढकी हुई हुआ करती थी। ये एक बड़ी बात है दोस्तों। घरों का गंदा पानी जो है इन्हीं नालियों के माध्यम से नगर की मुख्य नालियों के अंदर गिरा करता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर नियोजन लगभग एक समान था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा से लगभग सभी एक जगह हैं। कालीबंगा और रंगपुर के अलावा सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। ये एक विशेष बात है दोस्तों। देखिएगा हमने क्या कहा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक जैसी है। कालीबंगा और रंगपुर में कच्ची ईंटें आपको देखने को मिल सकती हैं, बाकी जगह सभी जगह पक्की ईंटों का प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। सड़क में भी कई जगह कच्ची ईंटें हैं, कई जगह पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। सामान्यतः प्रत्येक घर में क्या क्या होता था, आजकल क्या होता है, एक आंगन होता है, आजकल क्या होता है, एक रसोई होती है, एक बाथरूम होता है और पानी की टंकी होती है। तो यहाँ पर कुआं होता था, उस समय टंकियों की सुविधा नहीं थी, पाइपें नहीं होती थी ना, कोई अंडरग्राउंड फिटिंग तो होती नहीं थी उस समय, तो वहां पर कुएं उस समय मिलते थे। तो एक घर के अंदर सारी चीजें हमें देखने को मिल जाएगी, यानी पूरा का पूरा आज का एक अच्छा जो कॉलोनी होगा, सिविलाइजेशन होगा, बिल्कुल वैसी की वैसी सुविधाएं हमें वहां पर देखने को मिल रही हैं। हड़प्पा कालीन जो नगर थे उनके चारों ओर दीवार बनाई हुआ करती थी, एक प्रकार से जैसे आजकल आप कॉलोनियां देखते हैं ना, उसके चारों ओर दीवार होती है, उसके अंदर मकान होते हैं, वही था। और इसका मुख्य उद्देश्य जो था, चोर लुटेरे जो पशु है, दस्यु है, उनसे नगर को जो है वो बचाया जा सके।
अन्नागार, सबसे पहली बात, अन्नागार जो है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है तो वो अन्नागार है दोस्तों। कौन सा है? अन्नागार है। आगे हम इसको डिटेल में भी अध्ययन करने वाले हैं। मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है जो एक अद्भुत निर्माण माना जाता है, बहुत बड़ा है। उसके बारे में भी काफ़ी कल्पनाएं की जाती है। स्नानागार रहा होगा, यहाँ पर कभी पूजा होती होगी, सामूहिक पूजा होती होगी, स्विमिंग पूल हो सकता है। ये कहानियां हैं सारी की सारी, ऐसे अनुमान हमारे चलते रहते हैं दोस्तों। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, घरों के जो दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी। अंदर जो गलियां हैं वहां पर खुला करती थी। एक सिर्फ लोथल है, वो इसका अपवाद है, जहां पर जो दरवाजे खिड़कियां हैं वो मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। फिर से सुन लीजिएगा क्या कहा मैंने, कि सिंधु नगर नियोजन की, सिंधु घाटी नगर नियोजन की एक विशेषता थी कि दरवाजे और खिड़कियां जो थी वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलती थी, गलियों में खुलती थी। क्या कोई ऐसी जगह है जहां इसका उल्टा मिले? तो अपवाद के रूप में आप लोथल को देख सकते हैं, क्योंकि इसके जो दरवाजे और इसकी जो खिड़कियां हैं वो मुख्य सड़क की ओर खुला करती थी। मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था, 4-2-1 के अनुपात में होता था। यही ईंटें सबसे ज्यादा प्रचलित थी दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम इसके सामाजिक जीवन पर थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं, किस तरह का समाज इनका रहा होगा, कैसे ये लोग रहते थे। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर क्या हुआ करती थी? परिवार हुआ करती थी। जैसे आज के समय में परिवार होता है, उस समय भी एक परिवार हुआ करता था। परिवार जो है वो मात्र सत्तात्मक संयुक्त परिवार हुआ करते थे। अब ऐसा अपने क्यों कहते हैं दोस्तों? तो जो चीजें हमें मिली उसी के आधार पर हमने अंदाजा लगाया ना। तो कई जगह 6-6, 7-7 चूल्हे एक साथ मिले हैं, तो ये मान ले भी यहाँ पर कुछ सामूहिक भोजन होता होगा, यहाँ सभी लोग एक साथ रहते होंगे, तो संयुक्त परिवार रहा होगा। मात्र सत्तात्मक, क्योंकि जो मूर्तियां मिली हैं वो सबसे ज्यादा महिलाओं की है, मात्र शक्ति की है, इसलिए हम इसे मात्र सत्तात्मक परिवार कह देते हैं दोस्तों। तो इसलिए मात्र सत्तात्मक और संयुक्त परिवार के अपने प्रमाण जो हैं वो इन्हीं आधार पर लेकर के चलते हैं, क्योंकि बड़े संख्या में मात्र देवियों की मूर्तियां मिली हैं, इसलिए हम कह सकते हैं मात्र सत्तात्मक परिवार था। अब तो देखिएगा, मूर्तियां तो आज भी हमारे यहाँ मिलती है दोस्तों। देखिए मिलती है या नहीं मिलती? सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? देवी माँ की ही होती है, यानी मात्र देवी की ही होती है। तो इसका मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि वो मात्र सत्तात्मक आज के परिवार हैं। क्या मात्र सत्तात्मक है ना, नाम तो पिता का ही चलता है, लेकिन अब कह दिया इतिहासकारों ने तो उनका क्या करें दोस्तों। ये एक अनुमान है खाली, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कह सकते। लोग शांति प्रिय थे, वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। कैसे कहें? क्योंकि हमें बहुत ज्यादा हथियार नहीं मिले, तो हमने कह दिया कि लोग शांति प्रिय रहते होंगे, कोई लड़ाई झगड़ा इनके अंदर नहीं होता होगा, कोई हथियार नहीं मिले, इस आधार पर हम ऐसा मान लेते हैं। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है, यानी 2 मंजिला मकान भी मिले, एक मंजिला भी मिले, कच्चे पक्के अलग अलग प्रकार के मकान मिले। तो इस आधार पे हमने मान लिया कि सभी की जो आर्थिक स्थिति है वो एक जैसी नहीं थी। कुछ लोग कम कमाते होंगे, कुछ लोग ज्यादा कमाते होंगे। उसी आधार पर हमें जो है घरों के आधार पर, जो हमें घर मिले हैं उसके आधार पर हम कहते हैं कि आर्थिक विषमता मौजूद है। और यही बताता है कि कॉलोनी में से आप निकलोगे तो घरों को देख करके आप जान जाएंगे कि कौन सा बड़ा है, किसके पास में ज्यादा पैसा है, किसके पास में कम है। समाज उस समय संभवतः है, देखिएगा हमने यहाँ पर एक शब्द लगा दिया है संभवतः। वैसे तो यहाँ पर कोई वर्ण व्यवस्था, किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन हम मानते हैं कि 4 भागों में बंटा था। पुरोहित वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है और श्रमिक वर्ग है। इन 4 भागों में बंटा हुआ माना जाता है। अगर प्रश्न आपसे पूछ ले तो फिर छाप दीजिएगा इसी प्रकार से, 4 भागों में ही आपको करके आना है। समाज कितने भागों में बंटा हुआ था? 4 भागों में बंटा हुआ था। कौन कौन से? पुरोहित वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, किसान वर्ग है और एक हमारा आता है श्रमिक वर्ग। पुरुष और महिलाएं श्रृंगार किया करते थे दोस्तों। कैसे माने? क्योंकि हमें आभूषण मिलते हैं, उस आधार पे हमने मान लिया। क्योंकि हमें प्रसादन मंजूषा मिली है, एक पेटी मिली है जिसको अपने वो एक डब्बा होता है जिसमें महिलाएं जो अपना श्रृंगार रखती है दोस्तों, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मिले हैं। तो इस प्रकार से हम मान लेते हैं कि आभूषण, या फिर जो मूर्तियां मिली हैं उनमें आभूषण दिखाए गए हैं, तो हम मान लेते हैं कि आभूषण पहना करते थे दोस्तों।
यहाँ के लोग वस्त्रों की बात करें तो दो प्रकार के वस्त्र पहनते थे, सूती वस्त्र का प्रयोग और ऊनी वस्त्रों का। दोनों ही प्रकार के वस्त्रों का ये प्रयोग किया करते थे। सूती और ऊनी दोनों वस्त्रों का प्रयोग इनके द्वारा होता था। खाते क्या थे तो दोस्तों इस समय लोग शाकाहारी भी होते थे और मांसाहारी भी हुआ करते थे। दोनों प्रकार का भोजन ये लोग किया करते थे। मनोरंजन के लिए क्या करते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे। मुर्गे की लड़ाई इनका प्रिय खेल हुआ करता था। इसके अलावा शतरंज के प्रमाण भी आपको मिल जाएंगे। मनोरंजन के लिए ये ऐसा काम किया करते थे। दोस्तों मनोरंजन के लिए क्या करते थे, चौपड़ पासा खेलते थे। अंत्येष्टि के अंदर पूर्ण समाधिकरण हमें देखने को मिलेगा, पूर्ण तरह दफना दिया जाता था। इसके अलावा आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार के भी हमें प्रमाण देखने को मिलते हैं, यानी सभी चीजें हमें मिलेगी। पूर्ण समाधि भी है, आंशिक समाधि भी है। दोस्तों यहाँ के जो लोग हैं वो गणित की जानकारी रखते थे, धातु निर्माण की, माप तोल की, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान। देखो कितने मतलब इंटेलिजेंट लोग थे। हम ऐसा तो नहीं कह सकते ना, बहुत ज्यादा पीछे थे दोस्तों। तो सभ्यताएं बनती भी हैं, समाप्त भी होती हैं। जैसे आज की हमारी सभ्यता समाप्त हो जाए तो हम तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे हैं ना, तो उस समय आने वाले समय में किसी को मिलेगा तो आश्चर्य हो ही सकता है। श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया। वैसे कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन श्रमिकों की जो स्थिति है, जो चीजें मिली हैं, उनके आधार पर व्हीलर महोदय अनुमान लगाते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर कभी न कभी जो है वो दास प्रथा रही होगी, ऐसा मान लेते हैं। फिर देखिएगा आगे हम बात कर लेते हैं राजनीतिक जीवन की। कौन से जीवन की, इनका जो राजनीतिक जीवन कैसा था, शासन प्रणाली किस प्रकार से चलती थी। तो इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी हमें देखने को नहीं मिलती है। लिपि मिली उससे अपने पढ़ नहीं पाए हैं, थोड़ा बहुत अनुमान ही अपने लगा सकते हैं। दोस्तों संभवतः अपने ऐसा मान लेते हैं कि एक पुरोहित वर्ग होगा जिसके पास में शासन रहा होगा, जो चबूतरे पे रहा करता था, दुर्ग में रहा करता था। संपूर्ण सिंधु सभ्यता में एक ही प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, ऐसा अपने मान लेते हैं, क्योंकि कुछ और जानकारी नहीं मिलती है। हंटर महोदय ये कह देते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो शासन है वो राजतंत्रात्मक नहीं था, लोकतंत्रात्मक था। उस समय भी क्या हुआ करता था, लोकतंत्र हुआ करता था। दोस्तों व्हीलर क्या कहते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का जो शासन है वो मध्यम वर्ग के द्वारा जनतंत्रीय शासन के रूप में चलाया जाता था और उसमें धर्म की महत्ता हुआ करती थी। धर्म के आधार पर लोकतंत्र जो है स्थापित किया गया था। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों धार्मिक जीवन की, यानी वो किस प्रकार से पूजा पाठ किया करते थे, कौन से देवता को मानते थे, कौन से को नहीं मानते थे, ये चीजें हमें यहाँ पर देखनी है। तो सिंधु सभ्यता के लोग बहुदेववादी थे, यानी बहुत सारे देवताओं में विश्वास करने वाले थे। किसी एक देवता में विश्वास नहीं करके बहुत सारे देवों में विश्वास किया करते थे। पुरुष और महिला देवताओं को पूजते थे, उनकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग ईश्वर की जो पूजा है मानव रूप में, वृक्ष रूप में और पशु रूप में, 3 रूपों में करते हैं। तो किस रूप में करते हैं, ईश्वर किसको माना गया है, मानव को भी माना है, वृक्ष को भी माना है, पशु। ये 3 रूपों के अंदर जो है सिंधु सभ्यता के लोग उस समय ईश्वर की पूजा किया करते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस समय जो लोग हैं वो आज की तरह भूत प्रेत तंत्र मंत्र हुआ करता था ना, तो जादू टोना उस समय भी था, भूत प्रेत उस समय भी लोगों में घुस जाया करते थे। तो फिर कोई तांत्रिक भी रहा होगा जो तंत्र मंत्र से उनको निकाल देता होगा। तो ये सारी कल्पनाएं उस समय के लिए की जाती हैं। मैं नहीं कह रहा ऐसा, वहां के प्रमाण मिलते हैं। ताबीज मिले हैं, तो ताबीज तो आजकल बाबा जी क्या देते हैं, ताबीज ही तो देते हैं ना कि रीट की परीक्षा में पास होना है, आरएएस अधिकारी बनना है, लेक्चरर बनना है, तो बाबा जी के धोख लगाई, बाबा जी ने बबूत दे दिया या फिर ताबीज दे दिया, बेटा इसको बांध लेना है ना, और बांध के पेपर देने के लिए जाएगा तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आजकल तो स्थितियां चेंज है, ऐसा कुछ बांध के जा ही नहीं सकते, आपसे बाहर ही निकलवा लेंगे। तो ताबीजों के आधार पर हम कहते हैं कि ये जादू टोने में विश्वास किया करते थे। कुछ जगह मोहरें भी मिली हैं जिस पर बलि प्रथा के दृश्य अंकित है, तो इसलिए हम ये मान लेते हैं कि उस समय बलि प्रथा भी रही होगी, जो बलि है वो भी दी जाती रही होगी। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की, रुद्र देवी यानी पशुपतिनाथ की, और लिंग योनि के सांकेतिक रूप में पूजा भी किया करते थे। दोस्तों तो ये प्रमाण हमें वहां पर मिलते हैं धार्मिक जीवन के विषय में। तो लगभग देखो आज के जैसा ही है ना, आज भी तो मानव के रूप में राम ईश्वर भगवान की जो है पूजा होती है।
वृक्षों की पूजा भी होती है, गाय माता की पूजा भी हुआ करती है, भूत प्रेत आज भी हैं, जादू टोना आज भी है, ताबीज आज भी मिलते हैं, बलि आज भी दी जाती है, इन सभी की पूजा आज भी की जाती है। तो एक प्रकार से वो पुराना दर्शन ही आज तक चला हुआ आ रहा है। इसके अलावा सिंधुवासी देखिएगा वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी की पूजा करते हैं, तो आज तो हम भी करते हैं ना। दशहरे पर लील डांस की होती है, सांप का तो नागपंचमी आता ही है, पशु गाय की पूजा, वृक्ष पीपल है। तो यही सब कुछ पहले से चला हुआ आ रहा है। तो देख लो हम सिंधु सभ्यता से आज भी वैसे ही है ना, क्या बदला है दोस्तों? सिर्फ चीजें बदल गई हैं और तो क्या हुआ है। विशाल स्नानागार का प्रयोग होता था। सामान्यतः हम ऐसा मानते थे कोई धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर सूर्य पूजा में होता होगा, स्नान आदि करके फिर पूजा पाठ किया जाता होगा दोस्तों, ऐसा मान लेते हैं अपनी। कालीबंगा से अग्निकुंड मिला है, उसी के आधार पर हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई हवन वगैरह भी हो सकता है। अग्निकुंड और स्वास्तिक का निशान भी मिला है, तो उसकी पूजा भी की जाती होगी दोस्तों। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के रूप में माने जाते हैं। स्वास्तिक का जो निशान है और चक्र जो है वो सूर्य पूजा के पर्याय माने जाते हैं। अब पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, अब कहा जाता है आप भी कराना, कैसे कह दिया तो अपने नहीं जानते क्यों, किसका कैसे प्रमाण मिलेगा भी वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे या नहीं करते। हाँ, बस कुछ एक जगह आपको देखिएगा जो मृतक है उसके साथ में आपको बकरियां दफनाई हुई मिल जाएंगी, कीमती सामान, यानी ये वापस आएगा ऐसा मानते थे दोस्तों। तो इस आधार पर अपने कह सकते हैं, ये खाली अनुमान ही है ना, जो चीजें हमें मिली हैं उसके आधार पर हमने अनुमान लगाया है। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सिंधु सभ्यता से ही माना जाता है, लेकिन मंदिर बनना इस समय आरंभ नहीं हुआ था दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इस समय मंदिर बनना शुरू नहीं हुआ था। मंदिर के प्रमाण यहाँ पर एक सिंधु सभ्यता के अंदर चबूतरे जरूर मिलते हैं जिनको अपने मंदिर कह सकते हैं, लेकिन मंदिर के अवशेष यहाँ पर नहीं मिलते हैं। इन्हें ध्यान और योग का ज्ञान भी था। जो मूर्तियां मिली है ना उनके आधार पर कहते हैं ध्यान योगी है ये ना। मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिली है जिस पर आद्य शिवा का चित्र है। जॉन मार्शल इसे पशुपतिनाथ कह देते हैं, कह सकते हैं भी इनके पास में अधिकार है कहने का, तो इन्होंने उस आद्य शिवा को मान लिया कि मोहनजोदड़ो से जो मोहर मिली है, आज देखा है उन्होंने इसलिए उसको। तो आद्य शिवा कोई इतने नए तो है नहीं, कब से चल रही है, देखो सिंधु घाटी सभ्यता से चल रही है। हड़प्पा से एक मरण मूर्ति भी मिली है जिसके गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, और ये उर्वरकता की देवी मानते हैं, या इसे मातृ देवी भी अपने कह सकते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन की, यानी उनका अर्थ कैसे चलता होगा, यानी कमाई कैसे करते थे, इकोनॉमी उनकी किस प्रकार की थी दोस्तों। तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। ये कौन सी अर्थव्यवस्था थी? कृषि पर आधारित थी। कृषि उत्पादन अधिशेष हो जाता था तो उन्हें बड़े बाजारों और शहरों में बेच दिया जाता था। फसलों की बात करें, गेहूं, सरसों, चना, मटर, रागी, ये सारी फसलें उस समय हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता के लोगों को चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था। हालांकि कुछ एक जगह हमें चावल के जले हुए दाने मिलते हैं, चावल पकाने के अवशेष भी हमें मिलते हैं दोस्तों। लेकिन ये भी कहा जाता है, इतिहासकारों ने ही कहा है कि चावल और बाजरे का जो है इन्हें ज्ञान नहीं था। वो कैसे मिले हैं वो तो, या जिन स्थलों के आधार पर शुरू में नहीं मिले थे तो उस आधार पर कह दिया गया होगा, क्योंकि लोथल से चावल के साक्ष्य हमें मिलते हैं ना, लेकिन ये भी आता है। अब साक्ष्य मिले हैं, हो सकता है उनको ज्ञान था या नहीं था, ऐसा अपने नहीं कह सकते। रंगपुर गुजरात से चावल की भूसी भी प्राप्त होती है, लेकिन ये उत्तर हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आता है। सोरतगुई अफगानिस्तान से हमें नहरों के साक्ष्य मिलते हैं, यानी उस समय भी देखिएगा नहरें हुआ करती थी। नहरीकरण तब से चला हुआ आ रहा है दोस्तों ना। तो क्या बदला है, हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया, वहीं पे आया है ना। धोलावीरा से हमें जलाशय, बहुत सारे जलाशय हमें देखने को मिलते हैं। धोलावीरा से जलाशय के साक्ष्य मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग पशु पालन भी किया करते थे, पशुओं का पालन भी करते थे। प्रिय पशु थे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, इनके प्रिय पशु हुआ करते थे। घोड़े की जानकारी नहीं मिलती है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। बंदरगाह थे लोथल, रंगपुर, सुरकोटड़ा और प्रभास पाटन। ये क्या हुआ करते थे? सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह हुआ करते थे, जहां पर हो सकता है जहाज आते होंगे उस समय। लिपि की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस समय जो लिपि लिखी गई है तो सिंधु लिपि से परिचित थे। सिंधु लोग थे वो लिखा करते थे, और हड़प्पा जो लिपि है उसमें 64 मूल चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं। कितने चिन्ह मिले हैं दोस्तों? 64।
और ये जो मोहरें हुआ करती थी सैलखड़ी के आयताकार जो मोहरें थी उनके ऊपर हमें मिले हैं। लिपि के साक्ष्य हड़प्पा के कब्रिस्तान से भी हमें प्राप्त होते हैं। इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 में और 1923 तक यह लिपि जो है वो पूरी तरह से प्रकाश में आती है। सबसे पहले तो हमें पता 1853 में चल गया था। सबसे जरूरी बात यही है कि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास वेडेन महोदय के द्वारा किया गया था। सर्वाधिक अक्षर चित्राक्षर, ये एक तो ये चित्राक्षर है, उल्टे यू की आकृति के सबसे ज्यादा चित्र हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसकी लिपि को हम क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ यानी कि चित्रात्मक। ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इसलिए हम इसे ब्रूस्टोफेदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रूस्टोफेदन के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी लिपि पिक्टोग्राफ, पिक्चर यानी कि चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक भी हम इसको कहते हैं। इसे गोमूत्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। अब यहाँ से जो मूर्तियां और मोहरें मिली हैं तो उनके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो मोहरों की अगर हम बात करें तो मोहरें 5 प्रकार की आप इसमें देख सकते हो। एक तो हमें मिलती है वर्गाकार, एक हमें मिलती है आयताकार, एक हमें छड़ी नुमा मिलती है, छड़ी के रूप में मिलती है, एक हमें बटन के रूप में मिलती है, बटन नुमा मिलती है, और एक हमें बेलनाकार प्राप्त होती है। कौन सी प्राप्त होती है? बेलनाकार। तो वर्गाकार और आयताकार हैं, ये मैक्सिमम मिली हैं, सबसे ज़्यादा हमें यही मिलती है। जो वर्गाकार है उस पर आपको लेख या चित्र आपको इसी पर मिलेंगे। ये हड़प्पा में आपको मिल जाएगी, ये आपको मोहनजोदड़ो में मिल जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार की मिली है। वर्गाकार जो है वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो पे देखने को मिलेगी। यहाँ पर लेख हैं, इन पे चित्र हैं, इन्हें पढ़ा जा सकता है ना। आयताकार जो है इसके ऊपर लेख हैं, लेख तो हैं लेकिन चित्र नहीं है, इसमें दोनों हैं। छड़ी बटन में किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं किया गया है। बेलनाकार जो है वो विदेशी मोहरें हैं, विशेषतः मेसोपोटामिया की जो है ये बेलनाकार मोहरें मानी जाती हैं। दोस्तों देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। यहाँ से हमें मूर्तियों की बात करें तो 3 प्रकार की मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, धातु की, पत्थर की और मिट्टी की। मोहनजोदड़ो से हमें नर्तकी की धातु की मूर्ति मिली है। वो मूर्ति है उसकी मुद्रा के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी नर्तकी की रही होगी। देमाबाद से हमें धातु का रथ भी मिलता है, यानी ये धातु से परिचित थे। मोहनजोदड़ो से पत्थर की पुरोहित राजा की मूर्ति भी प्राप्त होती है। टेरिकोटा की मातृ देवी की मूर्तियां भी हमें मिली हैं। ज्यादातर मोहरें किससे बनी हुई हैं? सेल खड़ी से बनी हुई मिलती हैं। अधिकतर मोहरें कैसी हुआ करती थी? चौकोर, 4 कोणों वाली हुआ करती थी। मोहरें वस्तुओं की गुणवत्ता और पहचान की द्योतक थी। ठप्पा लगा दिया जाता था, यानी जहां मोहर लगा दी बस यही जो है वो सबसे बढ़िया है ना। जैसे ISI मार्का होता है ना आजकल, उस समय भी मोहरें लगती थी। मोहरों पर एक सिंगा का चित्र भी आपको मिलेगा और ये माना जाता है उस समय का पवित्र पशु कोई रहा होगा। आपने मोहनजोदड़ो फिल्म के अंदर इस सीन को देखा होगा। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से बड़ी मात्रा में मोहरें प्राप्त हुई है। पर्याप्त समय है आपके पास में। मोहनजोदड़ो एक ऋतिक रोशन की मूवी है, इसको देख लेंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ना। आप इसको जीके की क्लास के रूप में देख लीजिएगा। फिल्म भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहली बार देखो, कोई टीचर आपको कह रहा है कि आप फिल्म भी देख सकते हैं ना। तो मोहनजोदड़ो में आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। एक सिंगा जो चित्र है वो आपको दिखाया गया है, वहाँ से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि वो कितने संपन्न लोग हुआ करते थे। अब हम बात कर लेते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ होगा वो किस प्रकार से हुआ होगा। कोई कंफर्म नहीं है, एक अनुमान मानते हैं। गार्डन, चाइल्ड और व्हीलर मानते हैं कि बाह्य और आर्यों का आक्रमण हुआ, उन्होंने इनको मार दिया। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके, SR राव कहते हैं बाढ़ आई होगी जिसके कारण खत्म हो गया। ऑरेल स्टेइन, अमलानंद घोष ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हो गया, नदियां बहनी बंद हो गई इसलिए खत्म हो गए होंगे। MR साहनी भूतात्विक परिवर्तन जलप्लावन के कारण मानते हैं। जॉन मार्सन प्रशासनिक शिथिलता कारण मानते हैं। कैनेडी जो है प्राकृतिक आपदा, कोई महामारी, आज जैसे कोरोना चल रहा है उस समय कोई मलेरिया आया होगा, उस समय कोई वैक्सीन तो थी नहीं इसलिए तो मर गए होंगे लोग बेचारे। माधव स्वरूप वत्स जो है नदियों ने अपना रुख बदल लिया, ये कहीं और चले गए, यहाँ के लोग मकान वैसे के वैसे रह गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अपने मानते हैं, एक्चुअल कारण हमारे पास में नहीं है। अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता की देन की, यानी जो चीज़ें हमारे लिए छोड़ गए हैं ये, तो दशमलव प्रणाली पर आधारित इनकी माप तोल प्रणाली हमें देखने को मिलती है जो कि बहुत ही अद्भुत है।
नगर नियोजन तो इनका अद्भुत है ही है। सड़कें और नालियों की व्यवस्था, बहुदेववाद, मातृ देवी पूजा, प्राकृतिक पूजा, शिव पूजा, लिंग व योनि की पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र, ताबीज, तंत्र मंत्र, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा, यज्ञ, मोहरे, जिसमें इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, ये चीजें तो अपने आगे देखेंगे ना अगली क्लास में भी क्या क्या हमें प्राप्त होता है। तो ये सारा हमने पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। अगर आपसे पूछा जाए सिंधु सभ्यता का वर्णन करो, तो हमें इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना होता है। तो दोस्तों ये आज के लिए हमने जो पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमने परिचय को पढ़ लिया, हमने नामकरण को देख लिया, हमने विस्तार, कालक्रम, नगर योजना, सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, लिपि, मूर्तियां, मोहरे, पतन, सिंधु सभ्यता की देन, ये सारी चीजें हमने बड़े अच्छे से डिस्कस कर ली हैं दोस्तों। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपने काफी कुछ सीखा होगा, और मुझे लगता नहीं इसके बाद में आपको किसी और चीज को पढ़ने की आवश्यकता होगी दोस्तों। तो इसके बाद में हमारे जो बचते हैं वो है प्रमुख नगर, जिनका अपने अगली क्लास के अंदर डिटेल में अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। तो इस क्लास में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बाकी भाग को, जिसमें हम प्रमुख नगरों के विषय में